आ रहा है? पक्का भूत नहीं है? चल बेटा देखें, सदियों बाद है ना, अच्छा लग रहा है, पता है काफ़ी बच्चे दिख गए आज। अरे आज हमारा 10th का बैच आया था ना, पूरा भर गया था। 1 साल के बाद इतने बच्चे देखे हमने साथ में देखें था ध्यान से। करते बेटा अपन स्टार्ट करते अपना लेक्चर आज का। थर्मोमेट्री में मैंने स्टार्ट किया था, शायद मेरे ख्याल से 1 या 2 लेक्चर्स हो गए थे हमारे, एक ही हुआ था। एक ही लेक्चर हमने डिस्कस किया था जिसमें हमने टेम्परेचर के बारे में बताया था कि एक्चुअल में टेम्परेचर क्या होता है ना। और टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए बेटा हमने कुछ वहाँ पर यूनिट्स वगैरह दिए थे कि मतलब कौन सा स्केल होता था। 4 स्केल हमने देखा था, उन 4 स्केल में हम लोगों ने उसको कन्वर्ट करके लेके आए थे। और स्केल के बाद में फिर हमने थर्मोमीट्री में बाकायदा कुछ थर्मामीटर भी देखे थे, जहाँ पर हम लोग ये बोलते थे कि यार ये पर्टिकुलर थर्मामीटर यूज़ करेंगे तो इस तरीके से निकालते हैं, इसमें ऐसा निकालते हैं। जिन्होंने नहीं देखा, लास्ट वाला लेक्चर है आपके पास, मिल जाएगा आज, ठीक, तो आप देख लेना उस चीज़ को, ज़्यादा रिलेट नहीं करेगा, यहाँ पे ध्यान से समझना है, ध्यान देना बेटा। आज हमारा टॉपिक है थर्मामीट्री में, उसी चैप्टर में चल रहे हैं हम लोग। हमारा टॉपिक है थर्मल एक्सपांशन। बेटा थर्मल एक्सपांशन के बारे में हम लोग यहाँ पे बात करने जा रहे हैं। क्या एक्चुअल में थर्मल एक्सपांशन होता क्या है, ध्यान से समझना ना, आपको समझ में आएगा। थर्मल एक्सपांशन में हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, जैसे तुमने देखा होगा, मैं बताता हूँ, आपने देखा है गर्मी के दिनों में पहले होते थे हमारे पास ऐसे केसेस ज़्यादातर देखने को मिलते थे। गर्मी के टाइम में बेटा आपने देखा है कि जो रेलवे ट्रैक होती थी, रेलवे ट्रैक है ना, वो रेलवे ट्रैक में जो ट्रैक सीधा बना रहता है ना, वो थोड़ा सा तिरछा हो जाता था कहीं से बीच से, ऐसा मतलब मुड़ जाता था। जैसे ये सा सीधा नॉर्मल डेज में इस तरीके से रेलवे ट्रैक है, तो बेटा हम लोग ये नोटिस करते हैं कि गर्मी के दिनों में कुछ गड़बड़ आ जाती है। तभी नहीं होता कई बार कि ट्रेन रुक जाती है कि मतलब उसको आगे नहीं जाने देते, पहले सही करके लेके आते। तो आपने नोटिस किया कि ऐसे कंडीशन में क्या हो जाता था, यहाँ पे ये थोड़ा सा ऐसा मुड़ गया, समझ? तो जो रेलवे ट्रैक्स होते हैं, वो रेलवे ट्रैक जो है वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है, हाँ या ना? अरे चलेगा, ठीक। उसी तरीके से देखो, आपको मैं रीज़न समझाऊंगा सबका। इसका जो रीज़न है ना कि जब हम रेलवे ट्रैक के बारे में बोल रहे हैं बेटा, वो अपना ट्रैक मतलब अपना ट्रैक छोड़ दिया एक टाइप से देखा जाए तो, वो बैंड हो गया या कुछ भी हो गया। इसके पीछे जो रीज़न है वो क्या है मालूम है? थर्मल एक्सपांशन। मतलब इसके पीछे का जो लॉजिक है वो भी हमारे लिए क्या है? थर्मल एक्सपांशन। दूसरा देखो, एक और चीज़ बताते हैं। दूसरा एग्जाम्पल ये हुआ कि अपन लोग किस में बात करें, कहीं पर भी बेटा, यदि हम लोग वाटर के बारे में बात करें, नॉर्मल वाटर के बारे में, है ना, ध्यान से सोचना एक चीज़। यदि मान लीजिए वो किसी ऑब्जेक्ट में रखा हुआ है, मान लो बलून में है ना, चलेगा। एक गुब्बारा आता है ना पानी वाला, आप ऐसा सोच लो थोड़ा सा, थोड़ी देर के लिए, थोड़ा सा इमेजिन करने के हिसाब से बोल रहा हूँ ना। अब बेटा एक चीज़ बताना, जब आप उसको टेम्परेचर देते हो, टेम्परेचर दोगे, हीट दोगे तो धीरे धीरे क्या हो जाता है, उसका टेम्परेचर बढ़ता है और फिर उसमें से क्या होता है, इवेपोरेशन होने लग जाएगा, थोड़ा सा वो बाहर आने लग जाता है। क्या उसके कारण से उसका शेप बदलता है? यदि सिंपल सा इमेजिन करके देखो कि यदि मैं बोलता हूँ कि एक वाटर है, वो बलून के अंदर रखा हुआ है, बलून अच्छा है, ठीक। अब यदि अंदर के वाटर को मैं बॉयल करने लग जाऊँ तो वेपर्स के फॉर्म में निकलता है ना कहीं, और उसके फॉर्म में यदि हम लोग देखने जाएंगे तो वो बलून को एक्सपांड करेगा कहीं ना कहीं, हाँ या ना? एक्सपांशन होगा ना। मतलब वहाँ पर भी एक एक्सपांशन दिखता है कि हमको ऐसा लगता है कि टेम्परेचर की यदि बात करने जा रहे हैं तो टेम्परेचर को इंक्रीज़ करने से उसमें एक्सपांशन आया। तो वहीं पे यदि मान लीजिए मैं टेम्परेचर को कम करने लग जाऊँ तो टेम्परेचर को कम करने के कारण से क्या हो रहा होगा, वहाँ पे वो कंप्रेशन भी आता होगा, है ना। मतलब वापस वो छोटा होने लग जाता होगा, सिकुड़ने लग जाता होगा, हाँ है ना। बेटा ये सारे एग्जाम्पल्स किस चीज़ के हैं? थर्मल एक्सपांशन के। थर्मल एक्सपांशन का मतलब समझ के रखो। थर्मल एक्सपांशन मतलब हो गया, नाम से समझ में आ रहा है थर्मल। थर्मल जहाँ पे भी लिख देना बेटा, थर्मल का मतलब होता है टेम्परेचर से रिलेट, ठीक। और एक्सपांशन मतलब फैलना। तो हम लोग बोल रहे हैं कि यहाँ पर जो फैलाव आ रहा होगा ना, मतलब जो एक्सपांशन हो रहा है वो किसके कारण से हो रहा है? टेम्परेचर के इफेक्ट के कारण से। तो हम उसको क्या बोल रहे हैं? थर्मल एक्सपांशन। इतना नाम समझ में आया? अब देखो यहाँ पे कुछ टर्म्स हैं जो हमको डिस्कस करने होते हैं, जो हमको लेकर के आने हैं। बेटा फर्स्ट है इसका टाइप। अच्छा ये जो देखो, ये भी क्या था मालूम है? एक्चुअल में गर्मी के दिनों में जो हम लोगों ने बोला ना कि रेलवे ट्रैक्स इस तरीके से बदल जाती हैं, बेटा उसके पीछे रीज़न क्या है? कि वो सिंपल नॉर्मल ट्रैक था, स्ट्रेट लाइन था, लेकिन जैसे ही टेम्परेचर बढ़ा तो उसके कारण से, टेम्परेचर के बढ़ने के कारण से बेटा ये बैंड हो जाते हैं इस तरीके से। समझ में आ रहा है? मतलब एक्सपांशन होता है। एक्सपांशन मतलब क्या होता है? जैसे लेंथ है तो लेंथ इंक्रीज़ हो जाएगा कहीं ना कहीं। अब इंक्रीज़ होगा तो कहीं बैंड हो गया होगा,
समझ आ रहा? तो ये जो चीज़ें हो रही हैं वो किसके इफेक्ट में हो रही हैं? थर्मल एक्सपांशन। बेटा इसी थर्मल एक्सपांशन का एक एग्जांपल और होता है, आपको पता हो, हम लोग बोलते हैं, मैं अभी ये नहीं बोलूँगा कि वो इंक्रीज़ होता है या डिक्रीज़ होता है, वो हम खुद डिसाइड करेंगे। जो पेंडुलम होते हैं ना, सिंपल पेंडुलम, कई बार हम लोग बोलते हैं कि घड़ी स्लो हो जाती है कभी गर्मी के दिनों में या ठंड के दिनों में, हाँ, उस पर भी इफेक्ट इसी चीज़ का होता है। बताऊँ कैसे? ध्यान से सोचो। जो पेंडुलम वाले वॉच आते हैं, पेंडुलम वाले क्लॉक, बेटा पेंडुलम वाले में यदि मान ले ये पेंडुलम जो है वो किसी मेटल का बना हुआ है, ध्यान से सोचना बेटा, पेंडुलम होता था ना, ये पेंडुलम मान लो कि पेंडुलम किसका बना हुआ है? किसी मेटल का। बेटा यदि वो मेटल का है तो मेटल में थर्मल एक्सपांशन होता है, मतलब मेटल में यदि मैं टेम्परेचर को इंक्रीज़ करूँगा तो उसका लेंथ इंक्रीज़ हो गया होगा। तो कभी टेम्परेचर को इंक्रीज़ करने से लेंथ इंक्रीज़ हो जाएगा, तो जैसे पहले जैसा घूम रहा था शायद अब वैसा नहीं घूमेगा, क्योंकि लेंथ बदल गया तो इफेक्ट थोड़ा तो बदला होगा, या तो बढ़ा होगा या कम हुआ होगा। उसी टाइप से यदि मान लीजिए ठंड आ गई, एकदम से ठंड आ गई, तो उस कंडीशन में क्या होगा? ठंड आने के टाइम पे ये जो चीज़ थी जो एक्सपांड करी थी अब वो कंप्रेस हो जाएगी, क्योंकि टेम्परेचर कम होने लग जाता है एटमॉस्फेयर का, सराउंडिंग का। आया समझ में? तो उसके कारण से क्या होगा? वो वापस से थोड़ा सिकुड़ेगा, तो उसके बाद में फिर टाइम पीरियड देखने जाएंगे तो वो थोड़ा अलग हो जाएगा। मतलब हम लोग बोलते हैं ना, कई बार घड़ियाँ जो हैं वो स्लो हो जाती हैं या फास्ट हो जाती हैं, वो किसके बेसिस पे बोल सकते हैं हम लोग? थर्मल एक्सपांशन। अच्छा, इसका एक और चीज़ बेटा, जैसे हम लोग बोल रहे हैं ना बढ़ना कम होना, आप यदि अच्छे वाले घड़ी खरीद के लेकर के आते हो, अच्छा वाला वॉच है, तो वो इस तरीके से बनाते हैं, जितना ज़्यादा कॉस्टली होता है ना। एक चीज़ बताओ, सारे वॉल क्लॉक तो एक जैसे ही होते हैं, बट कुछ सिंपल है, सस्ते भी मिल जाते हैं, 200 में भी मिल जाएगा, कुछ 2000 में भी मिलेगा। डिफरेंस कहाँ आ जाता है? मालूम है? उनकी क्वालिटी में। कि जैसे हम लोग वो मेटल के बारे में बात किया ना, यदि मान लो वो ऐसा स्पेसिफाई करके उन्होंने बनाया हो कि जिस पर इस टेम्परेचर का इफेक्ट ना पड़े, तो वो ऑल टाइम एक जैसा टाइम शो करेगा, हाँ है ना। बट यदि मान लीजिए वो सिंपल वाला है तो हो सकता है कभी एक्सपांड कर जाएगा, कभी कंप्रेस हो जाएगा, तो उसके कारण से उसके टाइम पीरियड में चेंजेस आ जाते हैं। नहीं आए आगे? तो बेटा वो टाइम पीरियड में कितना चेंज आता है, क्या आता है ना, वो हम सब निकाल करके अभी देखने वाले हैं। ध्यान से समझो। फर्स्ट टॉपिक थर्मल एक्सपांशन का, वो जो पहला वाला टॉपिक है मेरे पास, वो है लीनियर थर्मल एक्सपांशन। ध्यान से समझना पहले, फिर बात करेंगे। बेटा लीनियर थर्मल एक्सपांशन, अब ज़रा ध्यान से देखो। मान लीजिए एक सपोर्ट है बेटा, इस सपोर्ट पे मैंने एक रॉड लगाया, होता था ना, ठीक। और ध्यान से सुनना बेटा, एक बार ध्यान से देख लो। इनिशियल लेंथ हमने इसका क्या बोला? L0, चलेगा, स्मॉल l में लिख लीजिए। आगे तो बेटा L0 क्या है? इनिशियल लेंथ ऑफ रॉड। अरे चलेगा, तो इनिशियल लेंथ हमने किसको बोल दिया? L0 को। अब सुनो मेरी बात, ध्यान से समझना बेटा, बाद में नोट करेंगे यार, ध्यान दो। L0 मैंने क्या बोला? इनिशियल लेंथ। अब यदि मैं इसको टेम्परेचर दे दूँ कुछ, मतलब मान ले बेटा एक चीज़ कि अभी ये रूम टेम्परेचर पे ऐसा था, मतलब 30 डिग्री सेल्सियस मान लो, 30 डिग्री सेल्सियस पे ये ऐसा था। अब यदि मैं बोलता हूँ कि इसको 10 डिग्री सेल्सियस मैंने टेम्परेचर इंक्रीज़ कर दिया, तो कुछ तो टेम्परेचर डिफरेंस दिया ना हमने, समझ रहे हो मेरी बात? जितना टेम्परेचर डिफरेंस दोगे, 30 से यदि 40 करोगे तो ये चीज़ क्या हो जाती है? एक्सपांड। यही तो बोल रहा है थर्मल एक्सपांशन में, कि थर्मल एक्सपांशन में क्या होगा कि जब टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे तो उसका लेंथ इंक्रीज़ हो रहा होगा, है ना। तो हमने बोला बेटा इसमें एक्सपांशन किया, तो हम क्या बोल रहे हैं? ध्यान से देखो, जो हमने टेम्परेचर दिया ना उसको हम क्या लिख रहे हैं? डेल्टा थीटा। डेल्टा थीटा क्या बता रहा होगा बेटा? यहाँ से ध्यान से समझना, चेंज इन टेम्परेचर। ये चेंज इन टेम्परेचर को रिप्रेजेंट कर रहा होता है कि हमने कितना चेंज किया। ध्यान से सुनना बेटा, कितना चेंज किया, मतलब इनिशियली 30 डिग्री पे था, फाइनली 40 पे है, तो 30 से 40 में चेंज कितना हुआ है? सिर्फ 10 डिग्री सेल्सियस का। आ रहा है ना? तो वो डेल्टा थीटा सिर्फ 10 डिग्री सेल्सियस को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो 40 को नहीं बताता है, ध्यान रखना, नहीं तो तुम गलत करके आओगे। चलेगा? अगला देखो, ये डेल्टा थीटा आ गया। अब हम लोग बोलते हैं L0 उसका इनिशियल लेंथ था, डेल्टा थीटा चेंज इन टेम्परेचर। मुझे बताओ क्या इसकी लेंथ में चेंज हुआ होगा? हाँ। अब इसका लेंथ इंक्रीज हो करके मान लीजिए इतना चेंज आ गया, सपोज डॉटेड वाला, क्या मैं इसको लिख दूं बेटा डेल्टा L? समझ रहे हो? डेल्टा L। तो बेटा डेल्टा L क्या बता रहा होगा बताइए मुझे? चेंज इन लेंथ। आया समझ? तो ये हमें क्या बता रहा होगा बेटा? चेंज इन लेंथ, कि लेंथ में कितना चेंज आया। अब सुनो मेरी बात, ये तीनों चीज़ें मैंने आपको बता दी, सारे टर्म्स बता दिए। अब आता है कि ये आपस में रिलेट कैसे करते हैं। तो ध्यान से समझना, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है।
और एक केस समझ लो, आपसे सारे केस बन जाएंगे। कैसे बेटा, जो चेंज इन लेंथ है ना डेल्टा एल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L0। पहली चीज़, पहला फैक्टर कि जो चेंज इन लेंथ है वो किस पर डिपेंड करता है, उसकी इनिशियल लेंथ पे। मतलब यदि सोचो कि यदि मान लीजिए ऑब्जेक्ट ही इतना छोटा सा है, हाँ, तो उसमें इंक्रीज कितना होगा, थोड़ा बहुत होगा। और यदि ऑब्जेक्ट का लेंथ ज़्यादा है तो इंक्रीमेंट भी ज़्यादा दिखेगा। तो हम लोग पहली चीज़ तो ये बोलते हैं कि यदि ऑब्जेक्ट का लेंथ ज़्यादा है, इनिशियल लेंथ ज़्यादा होगा तो उतना ज़्यादा उसमें चेंजेस आएगा। इनिशियल लेंथ कम है तो उतना कम चेंज आएगा। समझ में आया है ना? तो हमने बोला डेल्टा एल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L0। पहला वाला टर्म क्लियर है। दूसरा देखो, दूसरा हम क्या बोल रहे हैं, सर डेल्टा एल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा थीटा। अब देखो तुम खुद से सोच सकते हो, यदि मान ले 30 से 40 किया, 10 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज किया तो बड़ा होगा कुछ। यदि मैं 20 कर दूँ तो मुझे लगेगा कि कुछ और ज़्यादा हो रहा होगा, 30 कर दूँ तो और ज़्यादा हो रहा होगा। समझते हो मेरी बात? मतलब जितना ज़्यादा आप टेम्परेचर में चेंजेस करोगे, लेंथ में भी उतना ज़्यादा चेंज मिलेगा। तो हमने बोला डेल्टा एल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा थीटा। क्लियर है? अब सुनो, इन दोनों को मैं कंबाइन कर दूं, ध्यान देना, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 बताना मुझे, क्या मैं लिख सकता हूं डेल्टा एल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L0 इंटू डेल्टा थीटा? अरे कंबाइन करके L0 इंटू डेल्टा थीटा। ठीक, अब क्या किया देखो, L0 इंटू डेल्टा थीटा हमने इसको लिखा। बेटा प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाओगे तो क्या एक कांस्टेंट आता है हमेशा, है ना? अब ध्यान देना थोड़ा सा, ये प्रोपोर्शनल का साइन है और अब जो मैं लिख रहा हूं ना वो अल्फा है। अरे यार, वो दोनों एक जैसे लगते हैं बट ये एक जैसे नहीं है, ये अल्फा है और ये प्रोपोर्शनल का साइन था। तो मैंने लिखा अल्फा L0 डेल्टा थीटा। तो बेटा यहाँ पर अल्फा क्या है, अल्फा क्या है बोलो? लीनियर, बेटा कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन। चलेगा? अरे आ गया, जो नाम है उसी का लेकर तो लिखना है हमें। चलेगा? क्या बोला हमने? कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन जो आ रहा है उसको हमने क्या रिप्रेजेंट किया? अल्फा से। ठीक, चलिए, तो ये मेरे पास एक फाइनल रिजल्ट निकल के आया जो आपको ध्यान रखना चाहिए। ब्रैकेट में बंद किया। ठीक, अभी और सुनो, अभी और लेकर के आता फिर समझते हैं। सबसे पहली बात, अल्फ़ा जो लिखे हो ना, कई बार वो तुमसे पूछता है कि इसका यूनिट बताओ, इसका डायमेंशन बताओ। ठीक है, बताएं, बताओ तो ज़रा मुझे। यूनिट ऑफ अल्फ़ा यदि निकालने जाएं, कैसे निकालेंगे बेटा बोलिए? तो हम बोलेंगे अल्फ़ा इक्वल टू, डिफाइन कर ले यार, यहाँ से फॉर्मूला यहीं पे है। क्या लिखेगा बेटा? डेल्टा एल अपॉन L0 डेल्टा थीटा। आ गया? बोलो, चलेगा? अब बताना एक चीज़, क्या यूनिट बना? डेल्टा एल लेंथ की यूनिट है चेंज, और L0 भी इनिशियल लेंथ है, दोनों सेम यूनिट है, कैंसिल हो जाएंगे, इफेक्ट्स खत्म हो गए दोनों के। हाँ ना बेटा? और बचा क्या? सिर्फ 1 अपॉन डेल्टा थीटा। डेल्टा थीटा मतलब टेम्परेचर है। टेम्परेचर को आप किस में मेजर कर रहे हो? डिग्री सेल्सियस में हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो पर डिग्री सेल्सियस, हाँ या ना? चलेगा? या तो पर डिग्री सेल्सियस लिखें या पर केल्विन, डिपेंड करेगा ना। चलेगा? समझ में आ रहा है? जाहिद आया नहीं आया बेटा? आ गया? कि मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि डेल्टा एल अपॉन L0 जो है, डेल्टा एल भी लेंथ को बता रहा है, L0 भी लेंथ को बता रहा है, दोनों लेंथ एक दूसरे का इफेक्ट कैंसिल कर देंगे, तो बचेगा सिर्फ 1 अपॉन डेल्टा थीटा। और डेल्टा थीटा क्या है ये ध्यान रखना, नहीं तो तुम्हारे दिमाग में आता है, बता क्या? एंगल। थीटा है तो एंगल, और एंगल है तो रेडियन, तो पर रेडियन आ गया। नहीं भाई, यहाँ पे डेल्टा थीटा हमने टेम्परेचर को बताया था, तो टेम्परेचर किस में है? डिग्री सेल्सियस में। तो बेटा इसको क्या लिखेंगे बताओ यूनिट? बोलिए, पर डिग्री सेल्सियस, या फिर आप इसी को लिख सकते हो डिग्री सेल्सियस इनवर्स। ठीक, या फिर आप इसी को और बोल सकते हैं पर केल्विन या केल्विन इनवर्स। चलेगा? दोनों यूनिट चलती हैं, जहाँ पे जैसा चले उसके हिसाब से लगाएंगे। क्लियर है बेटा? और सुनो एक चीज़, ये अल्फ़ा हुआ। दूसरा, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला भी देखो, ये भी पूछा जाता है आपसे। यार डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ अल्फ़ा क्या होगा बताओ? फिर से यही वाला रिलेशन आया सर, डेल्टा एल बाय एल इंटू डेल्टा थीटा। लिखो तो बेटा इसका फॉर्मूला, डेल्टा एल मतलब लेंथ है ना, एल से रिप्रेजेंट करते हैं इसको डायमेंशनल फॉर्मूले में, अपॉन में ओरिजिनल लेंथ है L0, तो वो भी तो लेंथ ही है, और
टेम्परेचर, अब ध्यान रखना एक नया टर्म आ गया, याद है जब अपन ने पढ़ा था स्टार्टिंग में, तो हमने बोला था वहाँ पे एक होता था फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी और एक होता था डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। और हम लोग बोलते थे फंडामेंटल में कौन आता था, मास, लेंथ और टाइम। और मैंने उस समय एक चीज़ बोला था कि हम अभी काइनामेटिक्स में थे, इसलिए ये हमारे कॉन्सेप्ट्स हैं। अरे मतलब इसलिए हमारे फिजिकल फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ जो थी वो कौन सी वाली थी, मास, लेंथ और टाइम। बट मैंने बोला था जब हम आगे बढ़ेंगे थर्मल में जाएंगे तो फिर से किसी और टर्म को लेकर के आएंगे। समझ में आ रहा है? तो थर्मल में ध्यान से सुनो, थर्मल में कौन है बताओ, थर्मल का फंडामेंटल क्वांटिटी कौन होगा, टेम्परेचर या हीट? लास्ट लेक्चर याद करो, टेम्परेचर। टेम्परेचर डिफरेंस से रिलेट करते हैं हीट को, हीट से टेम्परेचर को नहीं रिलेट करने जाते हम, है ना। तो याद रखिएगा बेटा, यहाँ कर जो एक फंडामेंटल क्वांटिटी है वो कौन सा निकल के आया, टेम्परेचर। और टेम्परेचर को रिप्रेजेंट करते हैं थीटा से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, थीटा। तो बेटा सिंपली आप इसको थीटा ही लिखिए। और अब आपका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या निकला, एल एल का इफेक्ट तो गया, तो बेटा बनेगा m0 L0 T0 थीटा इनवर्स। चलेगा? तो बेटा ये मेरे लिए अल्फा का डायमेंशनल फॉर्मूला निकल के आया। तो बेटा अल्फा का डायमेंशनल फॉर्मूला मेरे लिए m0 L0 T0 थीटा -1 है। क्लियर है? इतना क्लियर है? अभी एक मिनट और फिर उसके बाद रोकेंगे। यहाँ तक हो गया ना? तो देखो क्या क्या चीज़ें पूछी जाती हैं। एक तो अल्फा, कि इसका यूनिट क्या होगा, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, ये निकालना आना चाहिए। फिर एक चीज़ और, ये अभी हमने जो चेंज निकाला है बेटा, ये फॉर्मूला डेल्टा एल। डेल्टा एल क्या बता रहा है तुम्हें, चेंज इन लेंथ, कि एक्चुअल में लेंथ में चेंज कितना है। बेटा देखो ध्यान से, फिर बाद में नोट करना। ये डेल्टा एल बता रहा होगा कि चेंज इन लेंथ कितना है, ये डेल्टा एल बस ये वाला पोर्शन बता रहा है, कंप्लीट का इफेक्ट नहीं बता रहा। जैसे सोचो एक चीज़ ध्यान से सुनो, मान लो बेटा 10 सेंटीमीटर का ये रॉड था, 1 सेंटीमीटर का इंक्रीमेंट हुआ, तो फाइनली लेंथ कितना हो गया, 11। तो फाइनल लेंथ 11 हो रहा है ना, मतलब टाइम, अरे इफेक्ट देखने के बाद जो फाइनल लेंथ आ रहा है वो कितना आ रहा है, 11। बट ये जो डेल्टा एल है वो फाइनल लेंथ को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, ये सिर्फ इंक्रीमेंट बता रहा है कि 1 जो आ रहा है ना, बस वो 1 वाले को बता रहा है। तो कई बार आपसे पूछा जाता है कि फाइनल लेंथ बताओ, है ना। अब फाइनल लेंथ का फॉर्मूला देखो, सिंपल सा, शॉर्ट में क्या है उतना सा। देखो डेल्टा एल इक्वल टू मैंने लिखा था अल्फा L0 डेल्टा थीटा। ध्यान से देखना बेटा, आपको याद भी आएगा, शायद हमने पहले वाले चैप्टर्स में था बट हमने यूज़ नहीं किया उस। डेल्टा एल चेंज इन लेंथ, चेंज क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल लेंथ। बेटा फाइनल लेंथ को हम L से रिप्रेजेंट कर दें, फाइनल लेंथ जो आ रहा है वो L से, तो इनिशियल वाला कितना हो गया, L0 इक्वल टू क्या आ रहा है बेटा यहाँ से, अल्फा L0 डेल्टा थीटा। अब देख बेटा यहाँ से फाइनल लेंथ निकाल ले, L इक्वल टू L0 प्लस अल्फा L0 डेल्टा थीटा। चलेगा? हाँ। और क्या हम यहाँ से L0 कॉमन ले लें, तो मेरे पास क्या निकल के आएगा, 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा। और ये किसकी वैल्यू हो गई, L की। तो जो लेंथ की वैल्यू निकल के आ रही है ना, L इक्वल टू L0 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा। क्लियर? तो बेटा ये मेरा फाइनल फॉर्मूला होता है और मैं बोलता हूँ इसे रट लो, इसे रट लो। इसलिए रट लो कि अभी मैं यहाँ पर देखो बेटा एक चीज़, अभी जो मैंने बताया ना वो क्या बताया तुम्हें, लीनियर एक्सपांशन एज इट इज़। मैं इसको सुपरफिशियल में लेके जाऊँगा जहाँ एरिया की बात करूँगा, और अगली बार उसी चीज़ को लेकर के जाऊँगा जहाँ वॉल्यूम की बात करूँगा। मतलब तीनों जगह डेरिवेशन एज इट इज़ हैं, पूरे कुछ भी नहीं, सेम टू सेम। सिर्फ लेंथ की जगह कभी एरिया आ जाएगा, एरिया की जगह कभी वॉल्यूम चला जाएगा। समझ में आ रहा है? तो मैं वही बोल रहा हूँ कि एक चीज़ समझ के रखो, फिर बाकी लेकर के आ जाएंगे। अच्छा, इसी के बेसिस पे हम लोग डेंसिटी में भी चेंज करके लेके आते हैं। क्लियर है? इतना है? डाउट है किसी को तो बोलो बेटा, है किसी को डाउट? नहीं? एक बार नोट कर लीजिए इसे। चलिए बेटा देखें। अच्छा देखना, अब ये जो डेरिवेशन है ना नेक्स्ट वाला, कोई चेंज नहीं मिलेगा आपको इससे। हाँ देखना बेटा, जो लीनियर थर्मल एक्सपांशन था, है ना। अब बेटा देखना, अगला है टाइप सेकेंड वाला, सुपरफिशियल थर्मल एक्सपांशन।
अब बेटा सुपरफिशियल यदि बोल रहा है ना, सुपरफिशियल का मतलब क्या है? एरिया। अब एक नया नाम, जहाँ पे कई नाम, अरे यार सुपरफिशियल मतलब एरिया हमने कभी नहीं सुना ना, सुना किसी ने? पहले मैंने भी पहली बार यही सुना था। देखें, हाँ ऐसे ही होता है लाइफ में, हर चीज़ पहली बार ही होती है बेटा, सेकेंड टाइम तो कुछ होता ही नहीं है। देखें, ध्यान देना, अब तुम समझते रहो बेटा। देखो ना ध्यान से, सुपरफिशियल थर्मल एक्सपांशन क्या होता है? ध्यान से बेटा, सुपरफिशियल मतलब एरिया है ना। हम यहाँ पर इफेक्ट किसका डाल रहे होंगे? एरिया का। अभी तक हमने क्या देखा कि यार अपन जब टेम्परेचर को इंक्रीज़ किए तो लेंथ इंक्रीज़ हुआ। अब हम किसकी बात कर रहे हैं? एरिया की। तो देखो बेटा कैसे, जैसे हमने कहा, मान ले बेटा मेरे पास अब कोई एक स्क्वायर है या रेक्टेंगल है, ठीक। अब इस रेक्टेंगल का अपना कुछ ना कुछ एरिया होगा, हाँ है ना, है। तो बेटा मैंने बोला इनिशियल एरिया, आप उसको क्या बोल दीजिए? S0। तो बेटा S0 जो है वो मुझे बता रहा होगा इसका इनिशियल एरिया। फिर देखो डेल्टा थीटा क्या होगा? टेम्परेचर चेंज। मतलब यहाँ पर बेटा ये जो चीज़ था ना, ये मान ले रूम टेम्परेचर पे, अब मैंने 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को इंक्रीज़ किया, तो कितना इंक्रीज़ किया? 10 डिग्री। तो डेल्टा थीटा क्या बता रहा होगा? चेंज इन टेम्परेचर बेटा, चलेगा। तो हमने इसको चेंज इन टेम्परेचर बोला। अब यदि ये चेंज इन टेम्परेचर है, ये इनिशियल एरिया था, तो हमने बोला जब टेम्परेचर में इंक्रीज़ करते हैं तो उससे क्या होता है? एक्सपांशन। और सुनो मेरी बात, ध्यान से, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। देखा जाए तो ये भी तो एक लेंथ ही है ना, अरे भले से एरिया बना है बट साइड जो है वो खुद अपने आप में एक लेंथ है। तो यदि ये लेंथ है तो हमने अभी लीनियर वाला भी तो देखा था कि वहाँ पर टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं तो लेंथ इंक्रीज़ हो जाता है। तो इसका भी लेंथ कुछ इंक्रीज़ हो गया होगा, कुछ इसका इंक्रीज़ हो गया होगा, तो ओवरऑल पूरे का एरिया इंक्रीज़ हो गया, मतलब एरिया में चेंज आ जाएगा। तो हमने बोला जब डेल्टा थीटा टेम्परेचर हम चेंज देंगे तो मान ले बेटा अब ये एरिया ऐसा हो गया, मैं बड़ा बना रहा हूँ, इतना एक्सपांशन नहीं होता। यदि इतना एक्सपांशन होने लग जाता तो सब कुछ इसी से हो जाता। देखें आ गया। अब सुनो ध्यान से, कितना टेम्परेचर चेंज किया? डेल्टा थीटा। तो देखो चेंज कितना आया, ये जो चेंज आ रहा है ना एरिया में, इसको हमने क्या बोल दिया? डेल्टा एस। तो बेटा एस से एरिया बता रहे थे, तो डेल्टा एस क्या बता रहा होगा? चेंज इन सरफेस एरिया, कि उसका सरफेस एरिया जो है ऑब्जेक्ट का वो कितना चेंज हुआ। क्लियर है? आगे अब बेटा देखो, अब कुछ भी नहीं, सेम कॉन्सेप्ट भाई जो हमने वहाँ बोला था। क्या बोला था? देखो कि जो चेंज इन लेंथ था, अब यहाँ चेंज इन एरिया। अब बेटा चेंज इन एरिया किस पर डिपेंड करेगा? सबसे पहले तो उसका इनिशियल एरिया कितना है। इनिशियल एरिया जितना ज़्यादा होगा एक्सपांशन भी उतना ज़्यादा होगा, हाँ है ना। अरे एरिया जितना ज़्यादा होगा एक्सपांशन उतना ज़्यादा पॉसिबल है ना। एरिया ही बहुत छोटा है तो कितना एक्सपांशन कर लेगा भाई वो, चलेगा। तो हम लोग क्या बोलते हैं कि डेल्टा एस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू S0, इनिशियल एरिया के प्रोपोर्शनल है। दूसरा बेटा डेल्टा एस प्रोपोर्शनल टू डेल्टा थीटा, टेम्परेचर जितना ज़्यादा चेंज करूँगा एरिया उतना ज़्यादा चेंज होगा, हाँ है ना। अच्छा बताओ, इसको टेम्परेचर चेंज करने का एक इफेक्ट कहीं ना कहीं थोड़ा सा रिलेट करता हूँ, शायद तुम्हें समझ में आ जाए। ध्यान देना बेटा, एक चीज़ से रिलेट करता हूँ, समझ में आ जाए शायद। एग्जैक्ट इफेक्ट नहीं बोलूँगा, हाँ दूसरा इफेक्ट भी है, लेकिन कहीं ना कहीं आपने देखा है वो एल्यूमिनियम वगैरह की जो चादर होती है, देखा है? अरे कभी अरे बता रहा हूँ ना, लोहार वगैरह, ये कौन रहता है, ये मैकेनिक वाले नहीं होता है जो ट्रक वगैरह को, अरे ट्रक के टायर्स वगैरह जहाँ पे आप सही करवाने जाते हो ना, देखा है? हाँ, अब उनको देखना, मैं बताता हूँ, वहाँ से देखा हुआ है इसलिए बोल रहा हूँ मैं तुम्हें, कि वो देखना उनके कुछ पार्ट्स होते हैं वो जिसका शेप बिगड़ जाता है, और यदि मान लो उसको पतला करना होता है तो उस पर क्या करता है, वो जो हैमर होता है ना, हैमर से बहुत ज़्यादा फोर्स से लगाता है, जितना ज़्यादा फोर्स लगाता है उतना ज़्यादा वो पतला होते जाता है, थिन होते जाता है, हाँ या ना? समझ रहे हो मेरी बात? तो ज़रा सोचना ना थोड़ा सा, वहाँ पे भी क्या इफेक्ट इसका है कहीं ना कहीं, थोड़ा सा बताओ कैसे। सुनो, अभी नहीं समझ में आया तुम्हें। आपने एक टर्म सुना है रेड हॉट हो जाना, मतलब हम लोग क्या करते हैं, जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट है जिसका शेप चेंज करना है बेटा, है ना, लोहे वगैरह का कुछ है, उसका शेप यदि मुझे बदलना है तो मैं क्या करता हूँ, उसको रेड हॉट करता हूँ। रेड हॉट मतलब होता है कि उसको बहुत ज़्यादा टेम्परेचर तक हीट करते हैं हम लोग, समझ में?
तो जब आपने उसको बहुत ज़्यादा टेम्परेचर दे दिया ना बेटा, उसका टेम्परेचर इतना ज़्यादा हमने हाई कर दिया है, उसके बाद जा कर के उसके ऊपर हैमर मारोगे ना तो वो जल्दी शेप में आएगा। और यदि नॉर्मल वाला है और उसको आप उसको पीटे जाओ, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जैसे मैं बताता हूँ सिंपल सा, आयरन बॉल देखा है, लोहे का बॉल, अरे वो होते हैं ना छर्रे टाइप के जो होते हैं वो बड़े वाले। अब वो आयरन बॉल इतना बड़ा है, यदि मान लो तेरे को मैंने हैमर दे दिया, मैंने बोला इसको पीट करके प्लेट बना, समझ में आ रहा है? मतलब उसको पीटते जाओ और तुमको एकदम पतला प्लेट बना देना है उसका चादर, समझ में आ रहा है? क्या कर पाएंगे बेटा कि हमने वो बॉल रखा और डायरेक्ट धोए जा रहे हैं अपना हैमर लगा करके, अब मारते रहो, नहीं आएगा शेप में। अरे इतनी ताकत हो रही है हमारे पास जितनी मूवीज़ में दिखाई जाती है, समझ में आए? अब सुनो मेरी बात, तो उसका तरीका क्या है? उसका तरीका ये होता है कि बेटा हम उस आयरन बॉल को सबसे पहले क्या करते हैं, देखना कभी भी वो भट्टे में डाल दिया जाता है आग के, और उसको रेड हॉट होने तक उसको गर्म किया जाता है, बिल्कुल लाल लाल हो जाता है जब तक, रेड हॉट इसीलिए बोल रहे हैं। और फिर उसके बाद जा करके आप उसको हैमर से पीटो। तो जब आप उस पर अब हैमरिंग करोगे ना, हैमर से पीटोगे उसे, तब बेटा वो देखना वो धीरे धीरे शेप में आ जाता है। क्यों? क्योंकि हमने क्या किया, हमने उसका टेम्परेचर इंक्रीज़ किया तो उसमें थर्मल एक्सपांशन वाला कॉन्सेप्ट आ गया। अरे मतलब वो एक्सपांड हो सकता है, बदल सकता है, अपना शेप बदल सकता है, और उसके बाद जाकर के हमने हैमरिंग करी ना, हमने उस पर फोर्स लगाया तो उसने जल्दी से अपने शेप को चेंज किया। आया नहीं आया? आ रहा है समझ? तो बेटा हम लोग यही चीज़ बोलना चाह रहे हैं आपसे, सिंपल सा ये बता रहा हूँ कि हम यहाँ पर जो चेंजेस देख रहे हैं वो किस में देख रहे हैं? एरिया में। अभी हमने इससे पहले जो देखा था वो किस में देखा था? लेंथ में। तो अब हम लोग एरिया के लिए बोल रहे थे कि बेटा कि चेंज इन एरिया जो है वो किसके प्रोपोर्शनल है? डेल्टा थीटा। मतलब जितना ज़्यादा रेड हॉट उसको करोगे, जितना ज़्यादा टेम्परेचर दोगे, उतनी जल्दी वो शेप में आएगा। आ रहा है समझ में? तो देखिए मैंने बोला वही चीज़ सिंपल सा, डेल्टा एस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा थीटा। फिर से दोनों को कंबाइन कर दे बेटा फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2। क्या लिख सकते हो बोलो? डेल्टा एस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू S0 डेल्टा थीटा। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे, एक कांस्टेंट आएगा। पहले वाले केस में क्या आया था? अल्फा, यहाँ बीटा इंटू S0 डेल्टा थीटा आ गया। तो बेटा ये जो बीटा आ रहा है ना, एक तो फॉर्मूला ये वाला याद रखिए, ठीक। और ये जो बीटा है, बीटा को क्या बोलते हैं? कोफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपांशन। चलेगा? ये आ गया, ठीक। अब मुझे बताओ एक चीज़, इसके लिए यदि मैं यूनिट लिखने जाऊं, बताओ क्या आएगा? क्या सेम यूनिट है? लिख के दूं? नहीं ना, सेम एज इट इज। कर लोगे क्या बेटा? बीटा इक्वल टू डेल्टा एस लिख देता हूँ यार, तुम वीडियो रिकॉर्डिंग के चक्कर में। डेल्टा एस बाय S0 इंटू डेल्टा थीटा। तो बेटा दोनों एरिया ही है, एरिया से एरिया का इफेक्ट कैंसिल, 1 बाय डेल्टा थीटा मतलब 1 अपॉन टेम्परेचर, और टेम्परेचर को डिग्री सेल्सियस में। तो बेटा यूनिट आपने लिए वही निकल के आई कि पर डिग्री सेल्सियस और पर केल्विन। चलेगा? या फिर इसी को आप माइनस में लिख सकते हो, ऐसा आ गया। चलिए ये हो गया। इसी के साथ में बताओ मुझे इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या आएगा? सेम आएगा, फिर वही ना, बीटा इक्वल टू एस डेल्टा एस बाय S0 इंटू डेल्टा थीटा। बेटा दोनों एरिया है तो L स्क्वायर है ना, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो L2 ऊपर भी L2 इधर भी, दोनों का इफेक्ट कैंसिल, तो बचेगा सिर्फ डेल्टा थीटा। और डेल्टा थीटा क्या है? टेम्परेचर। तो क्या लिखेंगे बेटा बताइए इसे? हाँ, M0 L0 T0 थीटा माइनस 1। तो ये इसका डायमेंशनल फॉर्मूला भी निकल के आ गया फाइनल। और लास्ट डेल्टा एस इक्वल टू क्या लिखा? S0 इंटू बीटा डेल्टा थीटा। बेटा डेल्टा एस क्या था? चेंज इन एरिया। चेंज इन एरिया क्या होता है? फाइनल माइनस इनिशियल। तो मैं लिख सकता हूँ फाइनल एरिया माइनस इनिशियल एरिया इक्वल टू क्या हो जाएगा? बीटा इंटू S0 डेल्टा थीटा। अब इसको इधर ट्रांसफ़र कर दो यार, तो ये बनेगा S0 प्लस बीटा S0 डेल्टा थीटा, S0 कॉमन 1 प्लस बीटा डेल्टा थीटा। ये ऐसा आ गया, ठीक। तो देखो एक चीज़, क्या सेम फॉर्मूला निकला जैसा वहाँ था? वहाँ L इक्वल टू L0 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा था, यहाँ S इक्वल टू S0 1 प्लस बीटा डेल्टा थीटा है। सेम चीज़, और यही पैटर्न हम उठा करके लाएंगे किस में? वॉल्यूम में भी। क्लियर है?
एक बार इसको भी नोट करो तो फिर वॉल्यूम वाला भी देखना पड़ेगा। ऑफलाइन होता तो मैं छोड़ देता, 2 छोड़ के तीसरा वाला बोल देता तुम खुद से कर लेना। देखिए तो अब थर्ड वाला आता है, इसमें वॉल्यूमेट्रिक थर्मल एक्सपांशन। फिर अपन इन तीनों का आपस में रिलेशन निकालते हैं। बेटा थर्ड है हमारे लिए वॉल्यूमेट्रिक थर्मल एक्सपांशन। आप ध्यान से समझना बेटा, जब वॉल्यूमेट्रिक थर्मल एक्सपांशन की बात करने जा रहे हैं तो क्या होगा यहाँ पे, ध्यान से सोचो। अब आपको क्या दिया मालूम, एक स्फीयर है, मान लीजिए इस स्फीयर का वॉल्यूम, इनिशियल वॉल्यूम कितना है V0, चलेगा। तो बेटा V0 जो है वो उसका इनिशियल वॉल्यूम है। अब हमने क्या किया, लिखते चलो भाई, V0 जो है वो अब इस कंडीशन में क्या बता रहा होगा, इसका इनिशियल वॉल्यूम। दूसरा देखना, डेल्टा थीटा क्या होता था, चेंज इन टेम्परेचर की। हमने अब इसको टेम्परेचर दिया, मान लीजिए ये रूम टेम्परेचर था, रूम टेम्परेचर पर V0 उसका वॉल्यूम था। अब मैंने इसको डेल्टा थीटा टेम्परेचर दिया तो बेटा ये वॉल्यूम एक्सपांड कर गया। और अब मान लीजिए कि ये इतना एक्सपांशन हो गया, तो जितना चेंज आया ना उस चेंज को हमने क्या बोला है, डेल्टा V। तो बेटा डेल्टा V जो है वो चेंज इन वॉल्यूम बता रहा होगा मुझे, ठीक है। तो मैंने बोला डेल्टा V जो है वो मेरे लिए क्या बन गया, चेंज इन वॉल्यूम। अब सुनो, चेंज इन वॉल्यूम है, डेल्टा थीटा है, V0 है। अब हम लोग ये बोलने जा रहे हैं कि यदि मैं टेम्परेचर को इंक्रीज़ करूंगा तो उसका वॉल्यूम कुछ ना कुछ तो इंक्रीज़ होगा ही होगा। अब किन फैक्टर्स पर डिपेंड करेगा, सब पढ़ा हुआ है हमने अभी। क्या बोलेंगे बेटा, सबसे पहली चीज़, डेल्टा V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V0, मतलब इनिशियल वॉल्यूम के प्रोपोर्शनल होगा। जितना ज़्यादा इनिशियल वॉल्यूम उतना ज़्यादा चेंज। अगला देखो, इसके बाद में आया आपका डेल्टा V इज़ प्रोपोर्शनल टू डेल्टा थीटा। जितना ज़्यादा टेम्परेचर चेंज करोगे वॉल्यूम उतना ज़्यादा एक्सपांड करेगा। 10 डिग्री सेल्सियस 20 डिग्री सेल्सियस जितना इंक्रीज़ करोगे उतना वॉल्यूम इंक्रीज़ होगा। अगला, दोनों को कंबाइन कर दिया यार फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2। क्या लिख दें बताइए, डेल्टा V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V0 डेल्टा थीटा। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाओगे, एक कांस्टेंट आता है गामा, याद रखिएगा यहाँ कांस्टेंट क्या आता है, गामा। गामा इंटू V0 डेल्टा थीटा आ गया। तो बेटा ये मेरा मेन फॉर्मूला निकल के आया। अब इसी फॉर्मूले से यूनिट ऑफ, अच्छा यहाँ गामा क्या था, कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपांशन, ठीक। ये वॉल्यूमेट्रिक एक्सपांशन हो गया। अब अपन एक काम करते हैं, हाँ जी, इसका यूनिट डायरेक्ट लिखते हैं यार, पर डिग्री सेंटीग्रेड, पर डिग्री सेल्सियस चलेगा ना, डिवाइड करके, या फिर इसी को लिख सकते हैं पर केल्विन। दूसरा, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला m0 L0 T0 थीटा -1, सेम, कोई चेंज नहीं आता, ठीक है। चलिए यहाँ तक तो पूरा एज इट इज़ है, कोई चक्कर नहीं है हमारे पास। आगे की बात देखो, इसी फॉर्मूले को आगे बढ़ाएं, ऐसा लिखें बेटा, डेल्टा V इक्वल टू गामा V0 इंटू डेल्टा थीटा। बेटा डेल्टा V क्या है, चेंज इन वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम। चेंज इन वॉल्यूम यदि लिख रहा हूँ तो मैं लिखूंगा V माइनस V0 फाइनल माइनस इनिशियल इक्वल्स टू गामा इंटू V0 डेल्टा थीटा आ गया। और देखो बेटा V इक्वल टू क्या हो जाएगा, V0 प्लस गामा V0 डेल्टा थीटा। V0 कॉमन ले आओ, 1 प्लस गामा डेल्टा थीटा। तो बेटा सेम फॉर्मूला जो वहाँ से निकला था वो यहाँ भी निकला है कि फाइनल वॉल्यूम V इक्वल टू V0 इंटू 1 प्लस गामा डेल्टा थीटा। लेंथ वाले में क्या आया था, L इक्वल टू L0 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा। इस एरिया वाले में S इक्वल टू S0 1 प्लस बीटा डेल्टा थीटा। और वॉल्यूम वाले में V इक्वल्स टू V0 1 प्लस गामा डेल्टा थीटा।
चलेगा? तो बेटा देखिए ये तीनों एक्सपांशन एक जैसे हैं। मैं आपको हमेशा सजेस्ट करता हूँ कि आप तीन चीज़ मानो ही मत उसे, वो एक्चुअल में एक ही है। एक कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझ के रखो, तीनों चीज़ें एक साथ हो जाती हैं, रिलेट कर जाओ। अब मैं तुमको एक काम दे रहा हूँ, जब तक पहले नोट करो, साथ में एक और चीज़ सोचना। यदि यही टेम्परेचर इंक्रीज मैं थीटा करूँ, डेल्टा थीटा टेम्परेचर इंक्रीज करूँ, समझ में आ रहा है? डेल्टा थीटा यदि मैं टेम्परेचर को इंक्रीज करूँ तो मुझे बताओ उसकी डेंसिटी में क्या चेंज आएगा? डेंसिटी में क्या चेंज आएगा? डेंसिटी भी तो बदल रहा होगा। अब डेंसिटी में क्या चेंज आएगा एक बार ज़रा ट्राई कर लो, तो फिर बताओ, तो फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ उसको, और फिर अपन इनके बीच में आपस में रिलेशन निकालते हैं। नोट करिए, मोदी जी से बोल के देखें। चलिए बेटा देखें, ये तीन इफेक्ट हैं बेटा। तीन के बाद एक चौथा इफेक्ट भी है, वो भी देखो। उसके लिए अलग से हम डिफाइन नहीं करते हैं, अब वो देखो कैसा है, समझ में आएगा। सिंपल सा इफेक्ट था बेटा, बन सकता था यदि आप सोचते। और बताऊं नालायकों, शायद मैं तुम्हें वो करवा के दे चुका हूँ। कहाँ? इलास्टिसिटी वाले चैप्टर में वॉल्यूमेट्रिक एक्सपांशन होता था, वहाँ पे देखो ध्यान से। कुछ लोगों को तो नाम ही नहीं पता होगा इलास्टिसिटी क्या थी, देखें, क्योंकि बहुत सारे लेक्चर पेंडिंग में चल रहे हैं अभी तो। देखें, बहुत नालायक हो रहे थे। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन डेंसिटी बाबा। देखिए बेटा, डेंसिटी पे ध्यान से समझना ना। डेंसिटी पे क्या चेंज आएगा? किसका? टेम्परेचर चेंज का। ठीक, किसी भी ऑब्जेक्ट की डेंसिटी पे क्या चेंज आएगा? मान ले बेटा सॉलिड है, लिक्विड है, गैसेस है, जो भी है ना, उसके बारे में बात करें। क्या बोलते हैं हम? सबसे पहले इनिशियल डेंसिटी डिफाइन करो किसी भी ऑब्जेक्ट की, है ना। जैसे बेटा मैंने कहा यहाँ पर, यार इसकी इनिशियल डेंसिटी कितनी है, तो मैंने उसको बोला रो ज़ीरो। रो ज़ीरो से रिप्रेजेंट कर सकते हैं बेटा। रो मतलब क्या होता है? डेंसिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए अपन यूज़ करते थे, और नॉट लगा दिया मतलब इनिशियल वाला है। अब सुनो, डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। तो बेटा मास क्या आएगा? इनिशियल मास अपॉन इनिशियल वॉल्यूम। तो मैंने बोला इनिशियल मास कितना है, मान लीजिए m है, या m0 बोल दीजिए, अपॉन इनिशियल वॉल्यूम कितना है? v0 आएगा, हाँ या ना? चलेगा? अब सुन, तो मेरे पास एक रिलेशन तो ये निकल के आया बेटा कि रो ज़ीरो इक्वल टू m0 बाय v0। अगला देख, फाइनल डेंसिटी की बात करने जाएं। अब बेटा फाइनल डेंसिटी को मैं रो से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। अब फाइनल डेंसिटी किसको बोल रहा हूँ? ध्यान से सुनना। जो भी ऑब्जेक्ट लिया था उसको डेल्टा थीटा टेम्परेचर इंक्रीज किया, डेल्टा थीटा टेम्परेचर इंक्रीज करने के बाद अब मैं उसका डेंसिटी निकालूंगा कि डेंसिटी कितना हुआ। समझ लो मेरी बात? समझे बेटा मेरी बात? फाइनल इफेक्ट कौन सा वाला है? जब हमने उसका टेम्परेचर को इंक्रीज किया और फाइनल इंक्रीज करने के बाद अब उसका डेंसिटी कितना आ रहा होगा, वो फाइनल डेंसिटी बताएगा। जरा बताओ, रो लिखा, डेंसिटी इक्वल टू अभी भी क्या है सर? मास अपॉन वॉल्यूम, फाइनल मास अपॉन फाइनल वॉल्यूम, यही लिखेंगे ना। अब जरा सुनो ध्यान से बेटा, जो फाइनल मास है, फाइनल मास, क्या मैं उसको भी m0 लिख दूं? मास थोड़ी चेंज होगा, मास थोड़ी चेंज होगा बेटा, उसका वॉल्यूम चेंज हो रहा होगा, मास तो उतना ही का उतना ही है। तो मास तो वही है m0, वॉल्यूम बदल गया होगा। जो v0 था ना वो एक्चुअल में क्या हो गया होगा? v, क्योंकि बदल गया था। ठीक, अब जरा बताओ, यदि ये इक्वेशन है यहाँ से, है ना, तो देखिए अपन इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल देते हैं। ठीक, अपन दोनों को कंपेयर करना चाहते हैं, तो ध्यान से देखना बेटा मैं क्या कर रहा हूँ, 2 डिवाइडेड बाय 1 कर दे, सेकेंड वाले को फर्स्ट वाले से डिवाइड कर दो, बनेगा। अब देखो बेटा क्या बनेगा यहाँ से? सर रो अपॉन में रो नॉट, रो ज़ीरो आ गया, इक्वल टू यहाँ से बता बेटा ये कितना आ रहा है? मास m0 अपॉन v, और यहाँ पे बन रहा होगा m0 अपॉन v0। कैंसिल करोगे बेटा, m0 कैंसिल, v0 ऊपर गया होगा, v नीचे आ गया होगा, मतलब इक्वेशन में आ रहा होगा सर v नॉट बाय v, और ये बना रो बाय रो नॉट। आया? आ गया? अब सुनो मेरी बात ध्यान से बेटा, ये v0 अपॉन v क्या है? फाइनल वॉल्यूम। फाइनल वॉल्यूम कितना होता है बताओ मुझे? अरे
टेम्परेचर में जब हम चेंज करते थे डेल्टा थीटा, तो फाइनल वॉल्यूम कितना निकल के आता था, V0 1 प्लस गामा डेल्टा थीटा। बस इतना ही तो है। अरे आया? तो बताइए ये कितना आ गया यहाँ से, रो बाय रो नॉट। बेटा V0 का इफेक्ट गया, और देखो रो इक्वल टू रो नॉट ऊपर गया, अपॉन में क्या आया 1 प्लस गामा डेल्टा थीटा। और ये बेटा मेरा फाइनल डेंसिटी निकल के आया, कि जो फाइनल डेंसिटी निकल के आ रही होगी वो कितनी आ रही है, रो इक्वल्स टू रो नॉट अपॉन 1 प्लस गामा डेल्टा थीटा। क्लियर हुआ? हाँ, अब सुनो, रो इक्वल्स टू रो नॉट अपॉन 1 प्लस गामा डेल्टा थीटा, ये फाइनल वैल्यू है। अब जरा ध्यान से सुनना, मैं एक और चीज़ बता रहा हूँ। ये मेरा एक फाइनल रिलेशन आता है बेटा, बट एक चीज़ ध्यान से समझना, हम लोग लिख रहे हैं रो अपॉन रो इक्वल्स टू रो नॉट अपॉन 1 प्लस गामा डेल्टा थीटा। मतलब कभी भी कोई भी चीज़ देना, आप सीधे इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करो, आपको आंसर आ जाएगा। बट एक और केस होता है जब हम वेरी स्मॉल चेंज की बात करते हैं, याद है? एक वेरी स्मॉल चेंज वाला केस भी आता है, जब हमारे पास बहुत छोटा चेंज हो रहा हो, तब क्या करें? तो जरा देखो, उस समय थोड़ा सा इक्वेशन को बदलेंगे, तो आपका वो भी ऑप्शन याद रखना चाहिए, वेरी स्मॉल चेंज। जब वेरी स्मॉल चेंज के बारे में बात कर रहे हैं तो बेटा बताना रो इक्वल्स टू क्या हो गया, रो नॉट 1 प्लस गामा डेल्टा थीटा की पावर -1 कर दूं। सोचो ना, इस पूरे की पावर कितनी है 1, ऊपर जाके की पावर कितना हो गया -1। और याद करो, जब हम लोग बोलते थे 1 प्लस एक्स टू द पावर n, बाइनोमियल एक्सपांशन से बहुत बार यूज़ किया है। इसी चीज़ को मैं 1 प्लस nx लिख सकता था, लेकिन कब, जब x का मैग्नीट्यूड बहुत छोटा हो, किससे, 1 से। मतलब x के प्लेस पे जो नंबर आ रहा है ना, यदि वो 1 से बहुत छोटा है, तब हम उसको 1 प्लस nx लिखते हैं, है ना? तो जरा सोचा ना, यहाँ से क्या आया, 1 प्लस गामा डेल्टा थीटा। बेटा डेल्टा थीटा मतलब चेंज इन टेम्परेचर, बहुत बड़ा टेम्परेचर चेंज नहीं देते हम लोग यहाँ पे। दूसरी चीज़, गामा की वैल्यू जो एक्सपांशन कोफिशिएंट होता है ना वॉल्यूमेट्रिक वाला, वो भी बहुत बड़ा नहीं होता, वो पॉइंट में होता है, 0.000 1 2 3 4 ऐसा। तो ये दोनों नंबर इतने छोटे होते हैं कि इनका प्रोडक्ट बहुत स्मॉल आएगा। तो उस कंडीशन में मैं बोल सकता हूँ ना कि हाँ सर x मेरा बहुत छोटा है 1 से, तो 1 प्लस एक्स की पावर n को 1 प्लस nx लिख सकता हूँ। और nx का मतलब जानते हो, ये जो पावर होता है ना, वो सीधे जाके x में मल्टीप्लाई हो जाता है। तो यहाँ पे पावर कितना है, -1। किससे मल्टीप्लाई होगा, गामा डेल्टा थीटा। तो यदि मैं मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये इक्वेशन क्या आएगा, रो नॉट 1 माइनस गामा डेल्टा थीटा। मतलब देखो, यदि सेम पैटर्न पे याद रखना चाहते हो तो लेंथ के लिए आया था L इक्वल टू L0 1 प्लस गामा 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा। एरिया के लिए आया था S इक्वल टू S0 1 प्लस बीटा डेल्टा थीटा। वॉल्यूम के लिए आया था V इक्वल टू V0 1 प्लस गामा डेल्टा थीटा। और डेंसिटी के लिए आया है डेंसिटी इक्वल टू रो नॉट 1 माइनस गामा डेल्टा थीटा। बस यहाँ माइनस में आ जाता है, चलेगा? तो ये एक रिलेशन है, लेकिन याद रखिएगा बेटा ये वेरी स्मॉल चेंज के लिए ही है, और यदि चेंज बड़ा है तो उस कंडीशन में आपका फॉर्मूला ये लगेगा, ठीक? और अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हमने बोला है तो सही है, ठीक? चलो नोट करो जल्दी से, फिर मैं अगला वाला केस बताता हूँ। हाँ बेटा देखें ना, देखना इसमें बेटा, अभी अपन ने अल्फ़ा बीटा और गामा तीनों देख लिए। अब इनके बीच में अपन एक रिलेशन सेट करते हैं कि अल्फ़ा बीटा गामा कैसे हैं। और बताओ वो रिलेशन बड़े काम का होता है। कई बार प्रॉब्लम्स में अल्फ़ा गिवन होता है बट ज़रूरत बीटा की होती है, तो वो रिलेशन हमारे काम आता है कि अल्फ़ा से बीटा कैसे निकालना है। देखो रिलेशन बिटवीन अल्फ़ा बीटा एंड गामा। अब देखो बेटा ध्यान से, यदि अल्फ़ा बीटा और गामा तीनों के बीच में आपको रिलेशन सेट करना है तो हम लोग क्या यूज़ करते हैं, ध्यान से समझना बेटा दिमाग। लेंथ है वो अल्फ़ा देता है, एरिया बीटा देता है और वॉल्यूम गामा देता है। तो बेटा हम लोग ऐसा बोल रहे हैं, आप वॉल्यूम को लेकर के चल दो, मान लीजिए, चलेगा? तो बेटा देखिएगा एक चीज़, L0 V0 S0 वो तीनों क्या बता रहा होगा, इनिशियल वैल्यूज़। और यदि मैं L S और V लिखता हूँ तो वो मेरी फाइनल वैल्यूज़ हैं।
मैं ऐसा बोलता हूँ यार फाइनल वॉल्यूम यदि मैं लिख रहा हूँ, ध्यान से देखना बेटा, फाइनल वॉल्यूम है तो फाइनल वॉल्यूम क्या होगा, यदि मैं रिलेशन किसके बीच में लाना चाहता हूँ बेटा, लेंथ और वॉल्यूम के बीच में। अरे एक एक करके लेंथ और वॉल्यूम निकाल लो, फिर लेंथ ऑफ एरिया निकाल लेना। अब जरा बताओ, क्या मैं लिख सकता हूँ जो फाइनल लेंथ आई होगी L, उसका क्यूब, बताओ लेंथ का क्यूब मिल करके क्या वॉल्यूम निकलता है बेटा, लेंथ का क्यूब क्या वॉल्यूम होता है ना। बस मैंने वही चीज़ सोचा कि क्योंकि और कोई लॉजिक मिल नहीं रहा था यार, वॉल्यूम और लेंथ को रिलेट करना है तो वॉल्यूम इक्वल्स टू लेंथ का क्यूब। अब सुनो बेटा, लेंथ का क्यूब यदि लिख रहे हो तो ये लेंथ कौन सा वाला है, इनिशियल या फाइनल, फाइनल। तो इनिशियल वाला फाइनल वाले लेंथ का फॉर्मूला क्या होता था, याद करो, L0 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा इस पूरे की पावर 3, हाँ या ना, समझ में आया, यही था फाइनल लेंथ, लिख दिया। अब जरा इसको कैलकुलेट करते हैं ना बेटा, वॉल्यूम का क्यूब करना L0 का, तो L0 क्यूब हो गया होगा, साथ में क्या बना होगा 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा की पावर 3, हाँ है ना, 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा की पावर 3। अब जरा इसे तोड़िए, ये L0 क्यूब a प्लस बी का होल क्यूब, a क्यूब होगा, a क्यूब मतलब 1 प्लस 3a स्क्वायर b, तो 3a स्क्वायर इंटू बी, तो अल्फा डेल्टा थीटा, प्लस 3ab स्क्वायर, तो a तो 1 है, b मतलब अल्फा स्क्वायर डेल्टा थीटा स्क्वायर, प्लस b क्यूब, तो अल्फा क्यूब डेल्टा थीटा क्यूब। चलेगा, ये मेरा क्या है, फाइनल वॉल्यूम निकल के आया, आ गया ना। चल एक और बताओ, ध्यान देना, देखें समझे, ऐसे गाने बजा देता है। देखो सौम्या, देखो बढ़िया सी आ रही नालायक, देखो था ध्यान से बेटा, डेल्टा थीटा जो है ना चेंज इन टेम्परेचर था, अल्फा कोफिशिएंट था। मैंने तुमसे बोला था एक तो टेम्परेचर में भी बहुत बड़ा चेंज नहीं करते हम लोग, मतलब डेल्टा थीटा बहुत बड़ा तो होता नहीं है, और दूसरी चीज़ अल्फ़ा वो खुद अपने आप में बहुत छोटा होता है, और याद है बेटा जितना छोटा नंबर हो उसका स्क्वायर इसका क्यूब उतना छोटा आता है। जैसे 1/2 का स्क्वायर कितना आता है 1/4, वो उससे भी छोटा है, उसका क्यूब कर दोगे तो 1/8, वो और छोटा है। तो यदि नंबर बहुत छोटा हो ना, 1 से छोटा नंबर है तो उसका क्यूब करने पे या उससे पावर करने पे वो नंबर और ज़्यादा स्मॉल होता जाता है। तो ज़रा सोचो ना एक चीज़, यदि मैं बोलता हूँ अल्फ़ा खुद अपने आप में बहुत छोटा नंबर था, उसका क्यूब करोगे तो बहुत ही छोटा आएगा, हाँ या ना। और डेल्टा थीटा भी स्मॉल नंबर है, क्यूब करेंगे तो स्मॉल ही आएगा। मतलब ओवरऑल ये जो पूरा टर्म बन के आया, क्या ये टर्म बहुत छोटा है, स्मॉल, वेरी स्मॉल नंबर है, नेगलेक्ट कर दें? तो जब वेरी स्मॉल टर्म्स होते हैं तो उसको हम नेगलेक्ट करके ही चलते हैं ना फिजिक्स में, डेरिवेशंस में। अच्छा इसके लिए सोचो, क्या ये भी स्मॉल है? हाँ, अल्फा स्क्वायर है, फिर उसका डेल्टा थीटा स्क्वायर मल्टीप्लाई करेंगे तो वो छोटा ही आएगा। तो हम लोग क्या करते हैं बेटा, ये जो दोनों टर्म यहाँ पे निकल के आए ना आपके पास, इन दोनों को आप यहाँ से क्या कर दोगे, नेगलेक्ट, चलेगा। हमने इन दोनों को यहाँ से नेगलेक्ट कर दिया। अब नेगलेक्ट करने के बाद बताओ अब रिलेशन क्या मिला सर, V = L0 क्यूब इंटू 1 प्लस 3 अल्फा डेल्टा थीटा। आया समझ में? अरे हाँ या ना, आ गया। और देखो आगे के टर्म को मैंने हटा दिया क्योंकि नेगलेक्ट कर दिया मैंने। अब ये यहाँ से V बन गया ना। अब एक और चीज़ देखो बेटा, V = L0 क्यूब क्या था, L0 क्या था, इनिशियल वॉल्यूम, उसका क्यूब कर रहे हो। अरे L0 जो था इनिशियल लेंथ था, इनिशियल लेंथ का क्यूब करेंगे तो इनिशियल वॉल्यूम आएगा। मतलब ओवरऑल ये जो पूरा है वो V0 हो गया ना। आया नहीं आया? आ गया। तो फाइनल फॉर्मूला क्या निकला, 1 प्लस 3 अल्फा डेल्टा थीटा। और बताओ या तो इससे कंपेयर कर लो या फिर ये जो V था फाइनल वॉल्यूम था, वॉल्यूमेट्रिक वाले का फाइनल वॉल्यूम है। इसको यदि मैं V की टर्म्स में लिखूँ तो क्या लिख सकता हूँ, V0 1 प्लस गामा डेल्टा थीटा, यही लिखते थे। तो ये इधर से आ गया, ये इधर से V0 बना 1 प्लस 3 अल्फा डेल्टा थीटा। बेटा V0 का इफेक्ट कैंसिल। अब बताइए 1 प्लस गामा डेल्टा थीटा = 1 प्लस
3 अल्फा डेल्टा थीटा। क्या 1 और 1 का इफेक्ट कैंसिल हो जाएगा? बेटा 1 और 1 भी गए, तो बचा क्या यहाँ से देखो, गामा डेल्टा थीटा इक्वल टू 3 अल्फा डेल्टा थीटा। आ गया समझ? अब देखो बेटा यहाँ से डेल्टा थीटा का इफेक्ट भी कैंसिल हो गया, तो गामा इक्वल्स टू 3 अल्फा, 3 को इधर ले जाए तो ऐसा लिख दें गामा बाय 3 इक्वल्स टू अल्फा बाय 1। अरे हाँ, तो क्या रिलेशन निकल में आया बेटा, अल्फा अपॉन 1 इक्वल टू गामा बाय 3। चल एक रिलेशन तो यहाँ से निकल के आया समझ में? सबको क्लियर है? चलेगा? अब सुनिए बेटा, ये जो रिलेशन लेकर के आए हम कहाँ, वॉल्यूम और लेंथ के बीच में रिलेशन, मतलब अल्फा और गामा के बीच में। अब एक काम करो, अब एरिया और लेंथ के बीच में निकाल के देखो। एरिया लिखने जाऊंगा तो बताओ फाइनल एरिया क्या आएगा, एस, है ना? क्या मैं लिख सकता हूँ बेटा इसको एल का स्क्वायर, फाइनल लेंथ का एरिया, फाइनल लेंथ का स्क्वायर, लेंथ का स्क्वायर करते हैं तो एरिया मिलता है। बेटा इसी को फॉर्मूले से तोड़ देना, ये बन जाएगा L0 1 प्लस बीटा डेल्टा थीटा, सॉरी बेटा अल्फा डेल्टा थीटा, और इसका स्क्वायर करोगे तो ये L0 का स्क्वायर और यहाँ इसका स्क्वायर हो गया। आ गया? देख लो बेटा एक बार, फिर बाद में नोट कर लेना ना। ये बना S इक्वल टू ये L0 क्यूब जो है, L0 का स्क्वायर, ये S0 हो जाएगा। इनिशियल लेंथ का स्क्वायर करेंगे तो इनिशियल एरिया, तो ये S0 आया, और इसको एक्सपांड करेंगे तो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो अल्फा स्क्वायर डेल्टा थीटा स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 अल्फा डेल्टा थीटा। बेटा बताओ इसमें किसको नेगलेक्ट करोगे? सिर्फ इस वाले टर्म को नेगलेक्ट करना। क्यों? क्योंकि यहीं पर स्क्वायर हो रहा है तो ये छोटा होगा बहुत। तो यदि मैं इसको नेगलेक्ट कर दूं तो जरा देखना यहाँ से रिलेशन आएगा S इक्वल टू S0 1 प्लस 2 अल्फा डेल्टा थीटा, और यहाँ S मतलब फाइनल वाला था, S को हम लिख सकते थे S0 इंटू 1 प्लस बीटा डेल्टा थीटा इक्वल टू S0 1 प्लस 2 अल्फा डेल्टा थीटा। S0 का इफेक्ट कैंसिल, क्या लिखिएगा बेटा बताइए, 1 प्लस बीटा डेल्टा थीटा इक्वल टू 1 प्लस 2 अल्फा डेल्टा थीटा। 1 1 का इफेक्ट भी कैंसिल हुआ, रिजल्ट मिला बीटा डेल्टा थीटा इक्वल टू 2 अल्फा डेल्टा थीटा। डेल्टा थीटा का इफेक्ट भी कैंसिल, तो यहाँ से क्या निकल के आएगा बताओ बता, बीटा बाय 2 इक्वल्स टू अल्फा बाय 1। आ गया? तो जरा देखो एक रिलेशन ये निकल के आया, अल्फा बाय 1 इक्वल्स टू बीटा बाय 2, ये दूसरा रिलेशन आया। अब मुझे बताओ एक रिलेशन ये, दूसरा रिलेशन ये, आ गए 2 रिलेशन यहाँ से। क्या बोलते हैं बेटा हम लोग, ये बताइए, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 आप क्या बोल सकते हो, अल्फा अपॉन 1 किसके इक्वल है, बीटा बाय 2 के, चलेगा? और यही अल्फा अपॉन 1 किसके इक्वल था, गामा बाय 3 के। तो इन तीनों के बीच में रिलेशन क्या निकल के आया, अल्फा रेशो बीटा रेशो गामा इक्वल्स टू 1:2:3। तो ये बेटा मेरा फाइनल रिजल्ट निकल के आता है। बिल्कुल याद रखो, अल्फा अपॉन 1 इक्वल्स टू बीटा अपॉन 2 इक्वल्स टू गामा अपॉन 3। और सुनो मेरी बात, कई बार प्रॉब्लम्स ऐसे आते हैं ना जहाँ पर मुझे बीटा की ज़रूरत पड़ेगी, बट प्रॉब्लम में दे करके वो अल्फ़ा रखता है, समझ आ रहा? तो बीटा की ज़रूरत है, अल्फ़ा दिया हुआ है, निकाल लेंगे ना यहाँ से, बीटा इक्वल टू 2 अल्फ़ा, डबल करेंगे, बीटा का काम हो जाएगा हमारे पास। आ रहा है समझ? कभी गामा की ज़रूरत पड़ेगी तो उसको 3 अल्फ़ा लिख देंगे। तो इस तरीके से जा करके बेटा अपन को उसका इफेक्ट निकालना होता है। आप सिंपल तरीके से मैंने समझा दिया। देखो डेरिवेशन मैं तुमको समझा रहा हूँ बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से कि स्कूल में लिखना है तो आपको कैसे लिखना है, बट बेटा मैं फिर से रिजल्ट के लिए बोलूँगा कि फाइनल रिजल्ट रट के रखो, न्यूमेरिकल में डायरेक्ट यही रिजल्ट काम आएगा, ये सब थोड़ी काम आने वाला है। अरे वहाँ अल्फा बीटा गामा का यूज़ करोगे तो सीधे रिजल्ट काम आएगा ना, सीधे अपन रिलेशन मिलेगा, वहीं से न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएगा। ठीक, तो दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से समझ के रखो, एक बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से और एक इसके हिसाब से। नोट करिए इसे, बोर्ड बोलता हूँ मतलब स्कूल के हिसाब से। देखना बेटा, अब ध्यान से सुन लो। हो गया टॉपिक हो गया अपना। इसके एग्जाम्पल्स यदि लिखने के लिए आते हैं ना, आपके पास बहुत सारे रहते हैं, है ना, जो भी आए आप लिख देना, रिलेट कर जाना कि वो किसे थर्मल एक्सपांशन से रिलेट कर रहा है। जैसे एक आधी एग्जांपल, एक तो मैंने तुम्हें अभी बनाया था रेलवे ट्रैक का, है ना। अब रेलवे ट्रैक में बताऊँ तुमको, एक चीज़ बताता हूँ तुम्हें याद आ जाएगा जो देखा हुआ है। तुमने रेलवे ट्रैक यदि देखा है तो देखा उनके बीच में कहीं पर एक छोटा सा गैप छोड़ दिया जाता है।
रेलवे ट्रैक बिल्कुल एकदम सीधा नहीं रहता, उनके बीच में थोड़ा सा गैप छोड़ दिया जाता है। एक्चुअल में वो जो गैप छोड़ा जाता है वो इसी पॉइंट को ध्यान में रखते हुए कि यदि गर्मी के टाइम पे थर्मल एक्सपांशन हुआ तो लेंथ उसका थोड़ा इंक्रीज़ कर सकता है, तो इंक्रीज़ करने के बाद यदि मान ली यदि लेंथ नहीं छोड़ा है तो इंक्रीज़ करेगा तो वैसा बेंड हो जाएगा, मतलब ऊपर नीचे निकल जाएगा। इसके कारण से उसको थोड़ा सा गैप दे दिया जाता है कि यदि कवर करना हो तो उसमें कवर कर ले, चलेगा। तो छोटा सा जो गैप छोड़ा जाता है एक्चुअल में वो यही वाला काम है। दूसरा एक एग्जांपल और बताता हूँ थर्मल एक्सपांशन का, वॉल्यूमेट्रिक एक्सपांशन का है वो। देविया जानती होंगी शायद, घर के काम करते हो ना, तो कभी कभी घर में आपसे वो बॉटल साफ़ करवाए जाते हैं पुराने वाले, खास करके दिवाली वाली के टाइम पे सारे तुम कचरे निकाल करके ले करके आते हो और फिर उसको साफ़ करते हो, है ना? अरे करते हो कि रे, झूठ में ही बोल दो। और जो लोग बोलते हैं ना कि जो यहाँ पे हम कुछ नहीं करते आगे कुछ बोलूं? समझ गए तो अब ध्यान से सुनो। क्या बोल रहा था मैं एग्जाम्पल में? हाँ, अरे वो देखा तुमने कभी वो बॉटल वगैरह होती है वो एकदम फिट हो कसी रहती है तो वो खुलती नहीं है, याद आ गया? और फिर क्या करते हो उसको खोलने के लिए? गर्म पानी करते हो, उसके अंदर वो बॉटल को डाल देते हो। हाँ होता है कि अरे बॉटल कई बार बहुत टाइट कस जाती है, नहीं खुल रही है, तो प्लास्टिक वगैरह की होगी है ना, तो उसको लेकर के क्या करते हैं, गर्म पानी लेते हैं, गर्म पानी में जाकर के बॉयल वाटर में जाकर के उसको डाल देते हैं थोड़ी देर के लिए। अब थोड़ी देर के डालने के बाद फिर उसके बाद में फिर उसको खोलने की कोशिश करते हैं तो वो खुल जाता है। एक्चुअल में वो थर्मल एक्सपांशन का केस है, मतलब थर्मल के कारण से आए। तो थर्मल में टेम्परेचर को इंक्रीज करते हो तो उसके अंदर एक्सपांशन का नेचर आता है, तो उसके थ्रू फिर वो चीज़ें एडजस्ट हो जाती हैं। तो ये सारे रीजंस वगैरह जो होते हैं ना वो कहीं ना कहीं किससे रिलेट करने वाले हैं? थर्मल एक्सपांशन। और देखो थर्मल एक्सपांशन में हर जगह का कॉन्सेप्ट क्या है? टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे तो चीज़ें इंक्रीज होगी, टेम्परेचर को डिक्रीज करोगे तो चीज़ें डिक्रीज हो जाती हैं, है ना? बस इनको आपस में रिलेट करके जितने भी रीजंस आए लिख देना, खत्म हो गई क्लास हमारी आज की। ठीक, चलो नेक्स्ट क्लास में नया आगे का टॉपिक रिकॉर्ड करते हैं। बाय, जाओ।